नमस्कार। आज के विज्ञान शिक्षण में मैं विवेक भोखंडी, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 के भाग 1 धातु एवं अधातु पर चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चा के बिंदु होंगे धातु के भौतिक गुणधर्म, धातु के रासायनिक गुणधर्म, एनोडीकरण एवं एक्वारेजिया। तो प्रारंभ करते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म से। तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म, तो पहला भौतिक गुणधर्म है इसमें धात्विक चमक। आप देखते होंगे कि धातुएं चमकदार होती हैं। सोना, चांदी आदि आपने देखा होगा, इनमें क्या होती है? चमक होती है। तो हम यह कह सकते हैं कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को ही क्या कहेंगे हम? धात्विक चमक कहते हैं। चमकने वाली धातुएं सोना, चांदी आदि। धातु के भौतिक गुणधर्म में दूसरा गुणधर्म है इसका आघात वर्ध्यता, कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। हम देखते हैं कि धातु को अगर हम हथौड़े से, लोहे के हथौड़े से पीटे तो पीट पीट कर यह फैल जाती है और पतली पतली चादरों में परिवर्तित हो जाती है। धातु का यह गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धिता, अर्थात आघात झेलने की क्षमता है इसमें। तो अतः इसे हम क्या कहेंगे? इस गुण को आघात वर्धिता। इसके उदाहरण भी क्या है? सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि। ये क्या होता है? पतली पतली चादरों में परिवर्तित हो जाते हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर सभी धातु कठोर होती है। सोडियम और पोटेशियम को हम चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं। अगला गुणधर्म है इसमें कि धातु कमरे के ताप पर ठोस होती है। केवल मरकरी या पारा ही एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। मरकरी हमें सामान्यतः डॉक्टरी थर्मामीटर में देखने को मिलती है, जहां पर डॉक्टर द्वारा तापमान नापने पर यह पाठ्यांक में ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाता है। अगला गुणधर्म है कि धातुओं के गलनांक तथा कथनांक उच्च होते हैं। इसमें लोहे का गलनांक हम अगर देखेंगे तो लोहे का गलनांक होता है 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार तांबे का, कॉपर का गलनांक देखेंगे तो 1085 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्थात लोहा 1538 डिग्री सेंटीग्रेड पे गलना प्रारंभ होता है और कॉपर, तांबा 1085 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलना प्रारंभ होता है। इसमें अपवाद केवल सोडियम और पोटेशियम है, जिनमें कि सोडियम का क्वथनांक 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि पोटेशियम का 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। धातु का अगला गुणधर्म है तन्यता, अर्थात तन्ने की क्षमता, कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। इसमें सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। अगर हम 1 ग्राम सोने को पीट पीट के तार बनाएं तो वह 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अर्थात जितने भी हम विद्युत के तार देख रहे हैं, एल्यूमिनियम तार जो हमारे घरों में भी आते हैं, कि धातु के इसी गुण के कारण इन्हें तार के रूप में परिवर्तित किया गया है। तो यह गुण होता है तन्यता। आघात वर्ध्यता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। जैसे हम धातु से चादर बना सकते हैं, धातु से हम तार बना सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो गतिविधियां हम धातु से कर सकते हैं। धातु का अगला गुण होता है ध्वनिक, सोनोरस, अर्थात साउंड, कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहलाती है। हमने क्या देखा है? स्कूल की घंटी देखी होगी, वह लोहे की होती है। जब क्या होता है, वादन परिवर्तित किए जाते हैं तो उस पर दूसरे धातु से टक्कर मारी जाती है, तो वह ध्वनि क्या, वह घंटी क्या करती है? ध्वनि पैदा करती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि धातुएं क्या होती हैं? कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं और अतः उन्हें हम ध्वनिक कहते हैं। यह गुण उनका क्या कहलाया? ध्वनिक कहलाया। जैसे लोहा, तांबा आदि, इन्हें अगर हम पीटेंगे तो इनसे क्या होती है? बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु का अगला गुण है चालकता,
तो यहां पर हम देखते हैं कि धातु क्या है, विद्युत की सुचालक होती है। इसमें जो सबसे अधिक सुचालक होती है वो होती है चांदी और तांबा। चांदी और तांबा सबसे अधिक विद्युत की सुचालक होती हैं। अगर हम अपने घरों में आने वाले बिजली के तार देखें या घरों में प्रयुक्त की जाने वाली लाइनें देखें तो उसके अंदर क्या होता है, तांबे की तार होती है और उसके बाहर पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड की एक लेयर या आवरण रहता है। यह आवरण इसलिए रहता है कि हमें विद्युत के झटकों से बचाता है। यहाँ पे हमने एक प्रयोग देखा है कि कैसे हम ये मान सकते हैं कि धातु का टुकड़ा क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। तो यहां पर हमने क्या किया, एक बैटरी ली, इस बैटरी को बल्ब से जोड़ा, इस बल्ब का एक तार सिरा हमने कहा एक बटन पे लिया, स्विच पे लिया। बैटरी का प्लस पॉइंट तो हमने बल्ब को एक साइड से दिया और नेगेटिव वाला हिस्सा एक लोहे की तांबे की क्लिप पे लगा दिया। फिर हमने क्या किया, बल्ब वाला हिस्सा भी एक क्लिप पे ले लिया। अब इन क्लिपों को हमने हटा रखा है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये क्या है, विद्युत के सुचालक हैं। इसलिए हमने क्या किया, जब इन दोनों क्लिपों को आपस में हम कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या होगा, यह बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। और अगर हम इसे हटा देंगे तो यह बल्ब बंद हो जाएगा। इससे क्या प्रमाणित होता है कि धातु विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। ऐसे ही धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इसमें चांदी तथा तांबा सबसे अधिक ऊष्मा की सुचालक है। इसके लिए हमने एक प्रयोग किया। यहां पर हमने देखो एक स्टैंड लिया अपनी प्रयोगशाला में, एक बर्नर लिया, स्टैंड पे क्लैंप की सहायता से धातु का एक तार जोड़ दिया। ठीक, उसके बाद मोम की सहायता से उस पर एक पिन चिपका दी। अब हमने यह प्रयोग देखना है कि धातुएं विद्युत ऊष्मा की सुचालक हैं। इसके लिए हमने जो प्रयोग में देखा कि जब हमने इस बर्नर को ऑन किया तो धीरे 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 क्या हुआ, ये जो धातु की छड़ है, तार है, ये क्या हुई, गर्म होना शुरू हुई। इसका प्रमाण हमें कैसे मिला कि इस वाले हिस्से पे जो ये हमने मोम रखा था, इस मोम पे हमने एक पिन चिपका रखी थी, तो यह मोम गला और पिन नीचे गिर गई। इससे क्या पता चला हमें, गर्मी तो यहां थी परंतु धीरे 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 करके गर्मी इस दिशा की ओर बढ़ी। तो हम यह बोल सकते हैं कि धातु क्या है, ऊष्मा की सुचालक होती है। तो चांदी और तांबा ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक मानी गई है। धातुओं के भौतिक गुण धर्म हमने देखे। इसके अलावा धातुओं के रासायनिक गुण धर्म भी होते हैं कि धातुएं रासायनिक रूप से क्या क्या गुण धर्म रखती हैं। इसमें पहला है कि किसी धातु को जब वायु में दहन किया जाता है तो धातु ऑक्साइड बनते हैं। हमने क्या देखा, धातु है यह ऑक्सीजन के साथ क्या कर रही है, क्रिया कर रही है, तो क्या बना रही है, धातु ऑक्साइड। उदाहरण के लिए हमने क्या देखा यहाँ पे कि कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया तो क्या हुआ, यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। अब यहां पर हम देख रहे हैं हमने कॉपर लिया है, इसे ऑक्सीजन के साथ क्या किया, गर्म किया, तो हमें क्या मिल गया, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड, कॉपर। अतः हम यह कह सकते हैं कि जब धातु को वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो वह क्या करता है, उस धातु का ऑक्साइड बना देता है। यहाँ पे कॉपर धातु है, ऑक्सीजन से मिला तो वह धातु कॉपर धातु का ऑक्साइड अर्थात कॉपर ऑक्साइड हमें क्या हुआ, प्राप्त हो गया। इसी में एक उभयधर्मी ऑक्साइड भी आता है कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह क्या कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें हमने क्या कहा है, उभयधर्मी ऑक्साइड। उदाहरण क्या है यहाँ पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ये क्या करता है, अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर रहा है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO, यहाँ पे क्या हो रहा है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या कर रहा है,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है और जल बना रहा है। ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, ये क्या है ऊपर अम्ल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया क्षार या बेस, साथ मिलकर क्या बना रहा है सोडियम एल्यूमिनेट। तो हम यह कह सकते हैं कि ये क्या है धातु ऑक्साइड हैं जो क्या कर रहे हैं अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, अर्थात दोनों के साथ क्या कर रहे हैं रिएक्शन कर रहे हैं। अगला रासायनिक गुण है धातु का कि अधिकांश धातु ये जो ऑक्साइड हैं ये जल में अघुलनशील हैं, लेकिन इनमें कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड क्या कर रहा है जल में घुलकर क्षार प्रदान कर रहा है। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हम पे है सोडियम ऑक्साइड Na2O, ये क्या कर रहा है जल के साथ क्या कर रहा है क्रिया कर रहा है, तो क्या बना दे रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक क्षार। यहां पे हम देख सकते हैं सोडियम ऑक्साइड क्या है धातु की ऑक्साइड है, सोडियम धातु है ऑक्सीजन से क्या बना वो ऑक्साइड बना, तो सोडियम ऑक्साइड ये क्या कर रहा है जल से क्रिया करके यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक बेस या क्षार तैयार कर रहा है। ऐसे यहाँ पे पोटेशियम एक धातु है, यह क्या कर रहा है पोटेशियम ऑक्साइड, यह क्या है एक धातु ऑक्साइड है, ये क्या है धातु ये भी क्या कर रही है जल से क्रिया करके क्या बना रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक क्षार या बेस का निर्माण कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि धातु ऑक्साइडों में से सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड क्या कर रहे हैं, या इनके अलावा हम सीधे सीधे ये भी बोल सकते हैं कि अधिकांश धातु ऑक्साइड क्या कर रहे हैं जल में घुलकर क्षार का निर्माण कर रहे हैं। यहां पर एक सामान्य जीवन में प्रक्रिया देखी हमने, इसे काम है एनोडीकरण। अब एनोडीकरण होता क्या है, यह होता है देखिए कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। जो एल्यूमिनियम धातु है उसके ऊपर क्या किया जाता है एक ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, प्रक्रिया है जो वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत इसे संक्षारण से बचाती है। तो यह जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है परत है, यह मूल जो धातु है किसकी एल्यूमिनियम की, इसे संक्षारण अर्थात इसका क्षरण होने से रोकती है, क्योंकि वायुमंडलीय प्रभाव पड़ते हैं ताप का, दाब का, आर्द्रता का, वायु का, ये क्या कर रहे हैं इसका क्षरण कर रहे हैं। तो इसे बचाने के लिए क्या किया जाता है एल्यूमिनियम पे ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक क्या की जाती है परत चढ़ाई जाती है। इस परत को मोटा करके संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका संकेत होता है H2SO4 के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। अब क्या होता है कि एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस क्या कर रही है एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बना दे रही है। फिर क्या किया जाता है इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो हम सामान्य जीवन में देखते हैं कि हमें जो रंग बिरंगी एल्यूमिनियम की वस्तुएं मिलती हैं वो क्या है एल्यूमिनियम का एनोडीकरण करके ही बनाई गई है। धातु का अगला गुण हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं।
दूसरा कि पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए और आकस्मिक आग से बचाने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। सामान्यतः हमने अपने विद्यालय की लैब में भी देखा होगा कि जो सोडियम धातु होती है उसे हम क्या करते हैं, मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं, क्योंकि यह क्या होती है, वायु के संपर्क में आने पर या पानी के संपर्क में आने पर यह विस्फोटक हो सकती है, और विस्फोटक होने से क्या है, हमको नुकसान पहुंचा सकती है। धातु का अगला गुण है कि सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक तथा लेड, लेड मीन्स सीसा आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। यह ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। अगर हम सामान्य ताप पर एल्यूमिनियम, जिंक, लेड या मैग्नीशियम को रखें तो इसके ऊपर एक क्या होती है, ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोह चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। लोह चूर्ण होता है जो, अगर हम क्या करें, इसे बर्नर की तेज ज्वाला में डालें तो क्या होगा, यह तेजी से जलना शुरू होता है। परंतु हमने देखा होगा कि हमारे जो आयरन होता है यह सामान्यतः जलता नहीं है, इसलिए हमारे जो भोजन बनाने के बर्तन है वो क्या होते हैं, आयरन वगैरह के ही बनाए जाते हैं। अगला है कि कॉपर का दहन नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। कॉपर का दहन नहीं होता, कॉपर भी नहीं जलता, लेकिन अगर हम कॉपर को गर्म करें तो इस पर क्या होगा, कॉपर की ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है। अगला गुण देखिए कि सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। सिल्वर मीन्स चांदी और गोल्ड किसे कहेंगे हम, सोना। तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। अतः हम क्या देखते हैं कि जितने भी हमारे आभूषण हैं, ज्वेलरी है, यह गोल्ड और सिल्वर की ही बनाई जाती है, क्योंकि यह क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ सबसे कम रिएक्शन करता है और इस पे ऑक्साइड की कोई लेयर भी या परत भी नहीं चढ़ती। अतः इसमें हमेशा ही क्या रहती है, चमक रहती है। तो हमने क्या देखा कि जितने भी धातु के नमूने हमने देखे उनमें क्या देखा हमने कि सोडियम क्या था, सबसे अधिक अभिक्रियाशील था, क्योंकि यह जो ही इसे वायु या पानी के संपर्क में रखेंगे यह क्या होता है, जलना प्रारंभ कर लेता है। इसलिए इसे बचने के लिए हमने क्या किया है, मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखा गया है। ऐसे ही मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। तो हम क्या बोलेंगे कि सोडियम धातु क्या है, अभिक्रियाशील तेज है, किससे, मैग्नीशियम से। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, जस्ता, आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा तथा लेड, सीसा की अभिक्रिया का पता नहीं चलता है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, कम अभिक्रियाशील हैं। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब आता है कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कि धातुएं किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं वे जल में घुलकर क्या कर रहे हैं, धातु हाइड्राइड प्रदान करते हैं। लेकिन क्या है, सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। हम किस प्रकार समझेंगे कि यहाँ पे हमने धातु लिया है, इसकी जल से क्रिया कराई तो क्या मिला हमें, धातु ऑक्साइड मिला और हाइड्रोजन गैस हमें क्या हुई, प्राप्त हुई। ऐसे ही धातु ऑक्साइड की जल से क्रिया कराई तो हमें क्या मिला है, धातु हाइड्राइड हमें मिला है, जिसका यहाँ पे हमने उदाहरण दिया है कि क्या किया हमने कि एक बर्नर है जिसमें क्या किया हमने, एक क्या लगाई है, क्वथन नली लगाई है
इसके अंदर क्या किया हमने, जल से भीगा एक कांच का तंतु डाल दिया, एक हमने क्या किया, एक धातु रख दी है। अब हम इसे जब गर्म करेंगे और इसके मुंह पे हमने कॉर्क लगा दिया, इसे एक स्टैंड में हमने क्या कर रखा, खड़ा कर रखा है, और इस कॉर्क से हमने एक निकास नली लगाई जो कि एक द्रोणी में जाती है। ठीक है, द्रोणी में क्या कर रहा है हमने, पानी भर दिया है और एक परख नली को इसमें उल्टा करके रख दिया है, जिसे हमने एक स्टैंड की सहायता से क्या किया है, खड़ा कर रखा है। अब जो क्या होता है, यह क्या हो रही है, गर्म हो रही है। जल से भीगा कांच का तंतु, ये क्या हो रहा है, जल से भीगा तो जल वाष्प क्या कर रही है, इस धातु पे टकरा रही है, और जो गैस है निकास नली से होते हुए क्या है, बुलबुलों के रूप में क्या मिलती है, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस इसमें प्राप्त होती है, जिसका हमने क्या देखा था कि धातु जल के साथ क्या कर रही है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण कर रही है। तो वही हमने यहाँ पर भी देखा है कि धातु क्या कर रही है, यह जल से भीगा हुआ है, इससे रिएक्शन करके क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का निर्माण कर रहा है। बुलबुले हमें किसके दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन के। पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है, जिससे कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। अब यहां पर हमने एक रासायनिक समीकरण देखी, अभिक्रिया देखी है कि पोटेशियम है, पोटेशियम संकेत क्या है कि जल के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है और हाइड्रोजन गैस के साथ ऊष्मा प्राप्त हो रही है। ठीक है, क्या कहा हमने, इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है, अर्थात क्या है, यह गर्म ऊष्मा पैदा करेगा। ऐसे ही सोडियम धातु है, इसकी जल से क्रिया कराई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बन गया, क्षार बन गया, हाइड्रोजन गैस बनी, और ये क्या कर रही है, हाइड्रोजन बड़ी तेजी से क्या होती है, जलती है, और हमें क्या मिलती है, ऊष्मा, गर्मी इससे प्राप्त होती है। इसी प्रकार कुछ धातुएं जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन ये क्या कर रही हैं, भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान कर रही है। तो देखिए यहां पर क्या है, एल्यूमिनियम लिया है हमने, ये क्या है, जल वाष्प, क्योंकि क्या कर रही है, जल वाष्प से रिएक्शन करेंगी, ना तो ये ठंडे पानी से करेंगी ना गर्म पानी से, केवल जल वाष्प से करेंगी। तो क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही आयरन है, ये भी क्या कर रही है, जल वाष्प से रिएक्शन कर रही है, तो आयरन ऑक्साइड बन रहा है, और क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। ये क्या कर रहे हैं, जल वाष्प से क्रिया कर रही हैं। हमने पहले ही समझा दिया, ये ना तो ठंडे पानी से क्रिया करेंगी और ना ही गर्म पानी से क्रिया करती है। इसी प्रकार लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। हमने पहले ही समझा दिया था कि सिल्वर और गोल्ड, सोना और चांदी, दो धातुएं हैं जो सबसे कम क्रियाशील होती हैं, इसीलिए क्या किया, इनसे आभूषण तैयार किए जाते हैं, क्योंकि उनमें हमेशा चमक रहती है। अब क्या होता है कि जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं, अभी तक तो हमने पानी के साथ देखा, भाप के साथ देखा, ठंडा पानी, गर्म पानी देखा, अब हम देखेंगे कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या हो रहा है। तो धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, मतलब एक लवण, सॉल्ट का निर्माण करेंगे और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। तो यहां पर हमने देखा धातु है, तनु अम्ल है, तो क्या मिला हमें, लवण मिला और हाइड्रोजन गैस मिली। तो लेकिन क्या सभी धातुएं इस प्रकार अभिक्रिया करती हैं? तो चलो हम इसका पता लगाते हैं अगली स्लाइड में, कि जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती, क्योंकि HNO3 नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल क्या है, ऑक्सीकारक होता है, जो इस अभिक्रिया से उत्पन्न हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है, ऑक्सीकृत करके किसमें, H2O या जल में परिवर्तित कर देता है, एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O, NO, NO2
में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज अति तनु HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। हमने क्या देखा, इससे पहले जो हमने बुलबुलों के रूप में हाइड्रोजन गैस प्राप्त की थी, तो हमने क्या देखा है कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्मक्षेपी थी। अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है। देखिए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता और आयरन, ये क्या है, इस क्रम में क्या हो रहा है, अभिक्रियाशीलता इनकी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। कि सबसे ज्यादा यहां से और सबसे कम यहां से, तो हम ये बोलते हैं कि यह घटता हुआ क्रम है किसका, अभिक्रियाशीलता का, किसमें, धातु में। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि कॉपर की स्थिति में न तो बुलबुले बनते हैं और ना ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। मतलब अगर हम तांबे के साथ क्रिया कराएंगे ना तो कोई बुलबुला उत्पन्न होगा और ना ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे क्या पता चलता है कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यहां पर एक शब्द आता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या है, रॉयल जल का एक लैटिन शब्द है। यहां पर क्या होता है, 3:1 में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3, इन दोनों को 3:1 में क्या होता है, मिश्रण बनाया जाता है। इस मिश्रण की एक खासियत क्या होती है, ये क्या कर रहा है, यह सोने को गला सकता है। जबकि हमने अभी तक पढ़ा है कि सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, परंतु जो एक्वारेजिया है ये क्या करता है, सोने को गला सकता है। तो हम इसमें पढ़ते हैं कि 3:1 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती। एक्वारेजिया भवकता द्रव होने के साथ प्रबल संचारक है। यह उन अभिकर्मकों में एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। तो हम यह बोल सकते हैं कि केवल सोना एक्वारेजिया के साथ ही क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है और सोने को यह गला देता है। अब है कि अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसी अभिक्रिया करती हैं। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से या विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है, अर्थात इनमें विस्थापन की अभिक्रिया होती है। सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। हमने ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की, जो अभी तक हमने पढ़ा। लेकिन हमने क्या देखा कि सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूने को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सके। यहां पर आती है सक्रियता श्रेणी। इस सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद जिस सारणी को विकसित किया गया है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो यहां पर एक सक्रियता श्रेणी हमें दिख रही है। इसमें देखिए सबसे ऊपर है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि अभिक्रियाशीलता के हिसाब से या क्रियाशीलता के हिसाब से यहां पर सबसे ज्यादा जो क्रियाशील है वो पोटेशियम है और सबसे कम क्रियाशील क्या है, गोल्ड है, सोना है। तो ये क्या है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। यह श्रेणी यह दर्शाती है कि कौन सी धातु ज्यादा अभिक्रियाशील है
और कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है। तो यहां पर हमने क्या किया, घटते हुए क्रम में लिखा है। सबसे ज्यादा क्या है, सर्वाधिक पोटेशियम है, और सबसे कम क्या है, सोना या गोल्ड। तो आज हमने जो भी पढ़ा उसका एक मूल्यांकन करते हैं कि धातुओं के गुणधर्म क्या हैं। तो हमने क्या देखा कि धातुओं के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, भौतिक गुणधर्म क्या है उसके, और रासायनिक गुणधर्म क्या है। दूसरा हमने देखा कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या है। पहले में हमने देखा धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या है, दूसरे में हमने देखा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या है। तीसरा हमने क्या देखा, एनोडीकरण का लाभ क्या है सामान्य जीवन में, उसका हमने क्या किया है, उसका लाभ क्या है। आज हमने चर्चा की धातुओं के भौतिक गुणधर्म पे, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पे, धातु के एनोडीकरण पे, और एक्वारेजिया के निर्माण में और इसके गुणधर्मों में। तो अब हम आपको आज का गृह कार्य देते हैं कि अपने आसपास पाए जाने वाले विभिन्न धातुओं के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए तथा उनका उपयोग कहां कहां होता है, इसकी एक सूची बनाइए। तो आशा है जिन पर आज हमने चर्चा की वह आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं फिर एक किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।